नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। देश भर में आज सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा है वो है कि सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले को लेकर तमाम लोग लाइनों में लगे हैं। कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, लोग दिक्कतें भी सह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के इस फैसले के साथ खड़े रहते हुए दिखना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है तो वो इस प्रकार की दिक्कतों को सहने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो फैसला है वो लेना क्यों पड़ा? क्या वो बड़ी वजहें थी? क्या वो बड़े से कारण थे जिसकी वजह से सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्योंकि सामान्यतः दुनिया भर में सरकारें इस प्रकार के फैसले बहुत कम लेती हैं और बहुत मुश्किल हालात में ही इस प्रकार के सख्त कदम उठाने की स्थिति पैदा होती है। लेकिन भारत में किस प्रकार के हालात थे, इसी मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण के इस फैसले को आखिर लिया क्यों। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जयंतराज चौधरी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है। आपसे समझेंगे आखिर अर्थव्यवस्था के वो कौन से पेच हैं जो अब इस फैसले के बाद से टाइट होने वाले हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब हैं, जो कि पूर्व डीजीएमओ भी रहे, उसके अलावा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। क्या वो चीजें हैं कि टेरर फंडिंग जैसी बातें जो कही जाती हैं वो कैसे आखिर हिंदुस्तान में हो पा रहा था, उस पर नकेल कसी जाएगी, तो भाटिया साहब से समझेंगे। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान हमारे साथ में हरमीत चावला साहब है, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। क्योंकि जो कहा जाता है हिंदुस्तान में सामान्य तौर पे सबसे ज्यादा पैसा अगर ब्लैक मनी कहीं इस्तेमाल होता है बीते समय के लिहाज से अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में ही होता था। उनसे जानेंगे इस विषय पे तमाम बातें, आखिर क्या कुछ चीजें। चौथे खास मेहमान हमारे साथ में डॉक्टर महेश गुप्ता जी हैं, आप अध्यक्ष है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो पहिया घूमने की बात की जाती है इंडस्ट्री के लिहाज से, उस पर इस फैसले से क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या वो चीजें थी जो इस पूरे सेक्टर से जुड़ी हुई, तो उसके बारे में हमको महेश जी बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास मेहमान मौजूद है जगदीश उपासने जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्योंकि ये बात ये भी कही जाती है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा बल मिलता है काले धन जैसी समस्या और भ्रष्टाचार जैसी चीजों से, उस पर कैसे लगाम लगेगी उसको समझेंगे जगदीश से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध कुमार कौशिक जी, आप फॉर्मर जनरल मैनेजर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो बैंकिंग व्यवस्था में किस प्रकार की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है, किस प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे, इन तमाम चीजों को सुबोध जी से समझेंगे। लेकिन तमाम मेहमानों से भी बात करेंगे, हमारे साथ तमाम ऑडियंस भी मौजूद है, आप सबसे भी आपके सवाल और राय जानेंगे। इस बार जोरदार तालियों से अपना ही स्वागत कर दीजिए। उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट की आखिर बड़ी वजह वो क्या थी जिसके चलते मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। काले धन पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को जो साहसिक फैसला लिया था उसकी देश दुनिया में तारीफ हो रही है। देश की जनता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पीएम मोदी के इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम करार दिया है। हालांकि नोट बदलने को लेकर लोगों को तात्कालिक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग फिर भी देश हित में इस तकलीफ को झेलने को तैयार नजर आ रहे हैं। सरकार ने लोगों की दिक्कतों के मद्देनजर कई प्रकार की रियायतें भी दी हैं, जिससे लोगों की मुश्किल की इस घड़ी में परेशानियों को कम किया जा सके। पीएम मोदी को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके कई कारण हैं। देश में कुल वैध नोटों में 500 और 1000 की नोटों का हिस्सा करीब 86% है। तो वहीं एक अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी में 15 से 20% काले धन का प्रवाह है। इतना ही नहीं, काले धन की जमाखोरी में रियल एस्टेट से लेकर सोने की खरीद फरोख्त में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं बड़े नोटों का होता है, जो बेनामी संपत्तियों का एक बड़ा स्रोत बनता है। देश की सुरक्षा को खतरा बन चुके जाली नोटों का कारोबार करने वाले भी इन्हीं 500 और 1000 के नोटों का फर्जीवाड़ा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं। देश में आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे की उपलब्धता हो या फिर नक्सलियों की फंडिंग, राष्ट्रद्रोह के इस काम में भी काले धन के रूप में इसी प्रकार के बड़े नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि देश की चुनावी व्यवस्था में किस कदर काले धन का इस्तेमाल होता है और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी इस प्रकार के सख्त कदम को उठाए जाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले को लागू करने के लिए देशवासियों से 50 दिन के सहयोग का वक्त मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस फैसले से न सिर्फ काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। क्या वो बड़ी कारण थे, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आपको पैनल से मैं इंट्रोड्यूस कराई चुका हूं। जयंत, तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी समस्या थी कि आखिर बहुत कम सरकारें इतना बड़ा साहसिक कदम उठाती है, मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह समस्या आखिर थी कितनी बड़ी, जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिहाज से बताएं। देखिए, जहां तक फेक नोट्स की बात है, 5 से 7% जो हमारे हायर डिनोमिनेशन के नोट्स थे 500 और 1000 के, उन्हें माना जाता है कि वो फेक है।
अब कुछ तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी के फेक नोट्स हैं जो कहा जाता है कि ISI बनाती है, जहां से भी उनको नोट, बैंकिंग नोट का पेपर मिलता है, उस पर जो बनाती है वो ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है, अनलेस आप मशीन रीडिंग करें पता नहीं लगता है। पर कॉटेज इंडस्ट्री भी है, आप कह सकते हैं, नॉर्थ बिहार में, नेपाल के कुछ अंशों में, जहाँ पे फेक नोट्स बनते हैं जी। और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, शायद फोटोकॉपी की से थोड़ा सा ऊपर का क्वालिटी का होता है। तो फेक नोट्स को एक निकालने का एक तरीका है, ये जरूर है। खैर पहले भी कोशिश की गई है, 2005 की सीरीज की कुछ 500 रुपए, फिर 1000 रुपए भी कुछ दिनों के लिए विड्रॉ किए गए थे और उसको रिप्लेस किए गए थे, पर वो रिप्लेसमेंट्स थे। ये आपने इसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ब्रूटल इकोनॉमिक्स। जब आप किसी टका को वापस पूर्ण तरीके से वापस ले लेते हो, उसे कहते हो ब्रूटल इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसकी एक पेन रहती है, एक कष्ट रहती है। दूसरी जो बड़ी बात कही जा रही है कि काला बाजारी थोड़ा बहुत कुछ हद तक रुकेगा जी। अब काला बाजार, ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि काला जो धन है वो एक जगह में टिकी नहीं रहती है, वो फ्लो करती है और एक रूप में नहीं रहती है, सिर्फ रुपए के नोटों में नहीं रहती है, कहीं और किसी चीज में चली जाती है। जैसे रियल एस्टेट, आपने सही बताया, रियल एस्टेट में जाती है, सोने में जाती है, बाहर चली जाती है, बहुत अंश जो है पैसा हमारा बाहर चली जाती है ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग के जरिए से, और फिर वो वापस सफेद होके स्टॉक मार्केट में या आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत आ जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर छोटी सी एक आइलैंड है मॉरिशस, जहां पे इतना पैसा हो नहीं सकता है, वो हमारा ही पैसा वापस आ रहा है। मतलब एक ओपन सीक्रेट है कि किस प्रकार से वहां से चैनल से पैसा आ रहा है। बहुत सारा पैसा हमारा पैसा नहीं है, बहुत सारा पैसा सपोजिंग स्विट्जरलैंड या अमेरिका को कोई कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि वो लो टैक्सेशन मांग रही है, तो मॉरिशस के थ्रू से रूट करेगी। परंतु हाँ, कुछ पैसा हमारा भी आ रहा है वहां से, तो ये एक फ्लो है। पर हाँ, इसमें से अगर आप पकड़ लेते हैं कि 13.7 लाख करोड़, लगभग 14 लाख करोड़ रुपए, लगभग 14 लाख करोड़ रुपया आपने डीमोनेटाइज किया है, तो उसमें से आप ये पकड़ के चलिए कि 10 से 12 लाख वापस आएगा बैंकों के जरिए, बाकी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सो 3 लाख करोड़ के करीब आशा की जा रही है कि एक्सटिंग्विश हो जाएगा। वो अगर एक्सटिंग्विश हो जाए तो 3 लाख करोड़ काला धन सिस्टम से बाहर चला जाएगा। और कम से कम ऐसा 14 लाख करोड़ रुपए जो कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं होता था, वो कम से कम बैंकिंग सिस्टम में तमाम तरीके से चैनलाइज होता हुआ नजर आएगा। ये गलत बात है कि चैनलाइज नहीं होता था। रुपया, मैंने आपको बोला कि लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ना वो मतलब काले धन के रूप में ही चैनलाइज हुआ था, लेकिन एक मतलब व्हाइट मनी के तौर पे कितना ज्यादा बड़ी संख्या। ये कहना गलत है कि वो काला था, जो पैसा मार्केट में था वो काला था, ये कहना मुश्किल है। वो बाजार में था, आपने बैंक से उठाया, मुझे दिया, मैंने कहीं और खर्चा किया, तो एक चेन चलते रहता है। बैंक के पास है तो वो काला नहीं है, ये गलत आइडिया है। परंतु हाँ, बैंक के पास वापस नहीं जो आएगा वो आप पकड़ सकते हैं कि वाकई में काला पैसा था। जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, आपको लगता है कि टेरर फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको लेके भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा कदम उठाया गया, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से हो, एक बड़ा मसला होता है आतंकियों को फंडिंग करना, नक्सलियों को फंडिंग करना, इस प्रकार की चीजें बहुत होती हैं। आप दर्शकों की जानकारी के लिए कैसे समझा सकते हैं कि आखिर ये पैसा गलत तरीके से आतंकवाद जैसी गतिविधियों में किस प्रकार से लिप्त हो रहा था? देखिए, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, वो पूरा फंडिंग पे टिका हुआ है। जो आइडियलिज्म है बहुत कम है, 5% से 7% आइडियलिज्म होगी, जिसको कहते हैं ना, जिसमें जज्बा होता है कि अपने लिए, अपने कॉज के लिए कुछ करने का। बाकी जो होता है वो टेरर जो है वो पूरा फंडिंग से होता है। मैं एक टेररिस्ट को बनाता हूँ, उसको मैं 6,000 रुपये महीने के देता हूँ, उसको मैं भेजता हूँ टेरर फैलाने के लिए। वो खासतौर से हमारे देश में, खासतौर से कश्मीर में, जहाँ पर पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर हमारे अगेंस्ट रेस करता है, तो करता था वो जो फेक करेंसी नोट्स है, FICN, जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, उसको इस्तेमाल करता है। दुगनी मार पड़ती थी हमको, एक तो टेररिज्म मार पड़ रही है और दूसरा हमारे इकोनॉमिक्स को मार पड़ रही है। तो ये हमारे पास जो उनको टेररिस्ट को जो फंड करते हैं, टेरर मॉड्यूल है, उनको जो फंडिंग होती है वो पूरा या तो काले धन से होगा, नंबर 2 के पैसे से, या फेक करेंसी से होगा। चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो माओइस्ट एरियाज में है, चाहे वो हमारे असम, नागालैंड, मणिपुर में है, तो जितना भी जहाँ पर असला खरीदेंगे वो भी फेक करेंसी से होगा या ब्लैक मनी से होगा। और जो टेररिस्ट का जो मॉड्यूल्स हैं
उनको स्लीपर सेल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं जितने भी, उनकी फंडिंग भी पूरी जो है फेक करेंसी से या काले धन से होगी। क्या हम ये मान सकते हैं इस प्रकार के बड़े फैसले के बाद में चीजें खत्म हो जाएंगी या बहुत हद तक रुक जाएंगी, लगाम लगेगी? देखिए अभी तो जो है टेररिस्ट शॉक में है। अगर आप देखें 8 नवंबर से अभी तक जो है आप कश्मीर को देख लीजिए, जो स्टोन पेल्टिंग जिसे कहते हैं वो होती थी, वो 500 रुपए में आप कहते थे स्टूडेंट को पकड़ते थे, उसको 500 रुपए देते थे, कहते 2 पत्थर फेंक के आ जा, तो 2 पत्थर फेंक के आते थे। जो टेररिस्ट जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, पाकिस्तान ISI उनसे भी क्या कहते हैं एविडेंस मांगता है, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करते तब उनको पैसा मिलता है। और जो टेररिस्ट के फुट सोल्जर्स को कहते हैं वो तो 1000, 2000, 5000, 6000 रुपए तक उनका रेट है, तो उस हिसाब से चलते हैं। ये आइडियलिज्म नहीं है उसमें, ये पूरे फंडिंग है, टेरर फंडिंग है जो पाकिस्तान चलाता है। वहां पैसे पे टिका हुआ आतंकवाद एक तरीके से वो खत्म होने की ओर तरीके से इस फैसले से हो ही जाएगा। हरमित, चूंकि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपको वहां के बारे में ज्यादा समझ है, कहा ये जाता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा काले धन का कहीं इस्तेमाल होता है तो वो वही सेक्टर है जिसकी विशेषज्ञता, मतलब उसके बारे में जानकारी ज्यादा आप रखते हैं। क्या यही वो बड़ा कारण था जब 8 नवंबर को यह फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो 9 तारीख को सबसे ज्यादा शेयर हमने देखे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लगभग 11-12% के आसपास गिरे। क्या ये दर्शाता है कि हाँ, जो एक अनकहा सा सच है वो सच है कि हाँ पैसा वहां पे लगा हुआ है? क्या है सच्चाई? नहीं, ये तो बिल्कुल 200% सच्चा है, इसमें कोई 99% भी कोई वो नहीं है। जो आपने बोला कि सेंसेक्स पे जो उनका स्टॉक है वो गिरा, वो तो एक रिफ्लेक्टिव सेंटिमेंट्स की तरफ था जो लिस्टेड कंपनीज का है। जो स्टॉक तो अनलिस्टेड कंपनीज का, वो तो मतलब एक प्रकार से तहस-नहस हो गया है जी। दूसरा, अगर हम देखें तो लोग अपना कोई 10, 15, 20, 50 करोड़ रुपए घर पे नहीं रखते, तो वो बाय एंड लार्ज रियल एस्टेट ही जाएगा या गोल्ड में जाएगा, और तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप उसको कहीं बाहर, जैसे सर ने बताया कि निकाल रहे हैं और उसके बाद उसकी रूटिंग वापस हो रही है। तो ये काला धन रियल एस्टेट में ही है। और जो बेसिकली जो आपकी पूरी स्पेकुलेशन की गेम थी, वो स्पेकुलेशन की गेम ही यही थी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडेबल एक लेयर था मार्केट में, जब पता था कि हर आदमी पैसा बना रहा है, तो वो 2 रुपए की चीज 5, 5 की 8, और सर्कल रेट और उसका जो डिफरेंस होता था, तो पूरी स्पेकुलेशन पे गेम थी। डिमांड एंड सप्लाई की तो गेम थी नहीं, तो डिमांड एंड सप्लाई की गेम आपने उस पर कर्टन डाल दिया कि डिमांड एंड सप्लाई, हमारे को इतने चाहिए, इतने घर चाहिए, क्योंकि जब वो स्पेकुलेशन की गेम चल रही है तो उसको पैसा लगाने के लिए आप कुछ तो एक थिएटर क्रिएट करेंगे ना। तो आप बोलेंगे कि भाई 3 लाख घर बनेंगे, 4 लाख घर बनेंगे जी, वो घर फिर बने नहीं जी। तो एक तरीके से जो गुब्बारा फुलाया गया था, एक आर्टिफिशियल हाइक दिखाई गई थी, अब इस फैसले के बाद उस पर लगाम लगेगी। जो रियल बायर्स हैं उनके लिए एक सस्ता घर उपलब्ध होगा, होम लोन्स भी कम होने की बात की जा रहा है। आपको लगता है ये पॉजिटिव इफेक्ट लंबे समय में दिखेंगे? ये भी बड़ा कारण नजर आता है आपको? मेरा अपना मानना है, मैं इस वक्त एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं ये नहीं देख रहा कि रेट कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। मेरे अपने हिसाब से जो सबसे बड़ी मेरे लिए वो है, और मैं चाहता हूँ ये मुहिम आगे चलती रहे, कि एक बहुत बड़े तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ जाएगा, किस तरीके से रियल एस्टेट बनेगा, किस तरीके से रियल एस्टेट खरीदा जाएगा। बिकॉज आपके पैसे की वैल्यू आ गई। अगर आपने सफेद पैसा ही लगाना है तो आप अपने ही पैसे की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा मांगेंगे और अपने प्रोडक्ट की भी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, तो देनी पड़ेगी आपको। साथ में अगर हम देखें, रेरा भी आ रहा है, बहुत सारी आपका बिनामी प्रॉपर्टी का भी आ रहा है। तो जब शिकंजा पूरी तरफ से आएगा तो प्रोजेक्ट में आप वही घुसेंगे जिनकी पहले दिन से ही ड्राइंग बोर्ड पे इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि मेरे को ये धंधा करना ही इसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं है आपको। तो सही मन के साथ जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा मौका है, और कम से कम जो काले धन से लगे थे अब उनको बाहर का रास्ता लॉन्ग टर्म देखिए, इमीडिएटली 6 महीने मत देखिए। बिल्कुल देखना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता जी भी हैं। सर, चूंकि आप इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इंडस्ट्री एक वो जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वो जो MSME सेक्टर जैसे में चीजों में आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह वहीं से होता है। अधिकांशतः वो अनऑर्गेनाइज तरीके से लेबरर्स से, कॉन्ट्रैक्टर्स से काम कराते थे, कैशलेस तरीके से चीजें चलती रहती थी, कैश में दे दिया पैसा और साहब उस तरीके से काम करा लिया। क्या आपको लगता है इस प्रकार के फैसले से उस इंडस्ट्री पे भी कम से कम ये असर पड़ेगा कि साहब ठीक है, खातों के आधार पे काम कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए, जिस लेबर के साथ आप काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसके खाते में पैसा जाए, तो सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा इस फैसले से? बिल्कुल मिलेगा। जैसे आपने कहा, 2 तरह की इंडस्ट्रीज है। एक तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड करके सिस्टम से चलती हैं, वाइट पैसे से चलती है। कुछ छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो अनरिकॉर्डेड पैसे से चलती हैं। अब उन इंडस्ट्रीज को मालूम पड़ेगा जब पैसा ही नहीं है तो सही तरीके से काम करना पड़ेगा। आप किसी बाजार में चले जाइए, कोई सामान खरीदने जाइए, आप सामान खरीद लिए 100 रुपए का, हम बोलेंगे बिल दे दो, बोलेंगे बिल के पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। ये जो बिल के पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, ये क्या चीज है? इसका मतलब जो ट्रेडिंग हो रही है वो उस पैसे से हो रही है कि जो अकाउंटेड फॉर नहीं है। जब आप उससे बिल मांगते हैं तो वो कहता है अब मैं अकाउंट फॉर कर लेता हूँ। तो
जो अनअकाउंटेड गुड्स बिक रहे हैं वो छोटी इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है, मेरे ख्याल से बड़ी इंडस्ट्रीज को सप्लाई नहीं करती है। जी। अब क्या होगा, इंडस्ट्री वाला कहेगा मैं सप्लाई आपको बिल से कर रहा हूँ, आप बिल से बेचो। और वैसे ये बहुत कुछ खत्म हो जाता है जब अपना जीएसटी लागू होता है। जब जीएसटी लागू होता है तो ये अनअकाउंटेड मनी इंडस्ट्री से वैसे ही खत्म हो जाती है। जी। हमारा ऐसा मानना था। तभी हम लोग कह रहे थे अगर जीएसटी आएगा तो 2% जीडीपी में ग्रोथ आने की उम्मीद थी हम लोगों को। और अब ये फैसला उसके ऊपर आ गया जीएसटी के साथ में, ये सोने में सुहागा आ गया। तो उसका जो 2% जीएसटी का था, इसका कुछ फीसदी का अनुमान फिलहाल अभी तक लगाया है? अभी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिस्टम में से उसको निकाल देने की जरूरत है। हाँ। अगर जो आपको बीमारी होगी, कैंसर हो गया, तो कैंसर से पहले जो पार्ट खराब हो गया उस पार्ट को निकाल दो, बॉडी के पार्ट को। हाँ। और फिर अपने आप चीज ठीक हो जाएगी। पहले सर्जरी कर लें, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी में देखेंगे आखिर चीजें कैसे निकलती। जगदीश उपासने जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, क्योंकि काला धन, भ्रष्टाचार और इस सब चीजों के कहीं ना कहीं राजनीति से, चुनाव व्यवस्था से सीधे संबंध के तौर पे कहा जाता है। हर छोटा से बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग ये जानता है कि साहब कैसे काले धन का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के बड़े कदम के पीछे क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि साहब जिस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आप लंबे समय से डिस्कस करते रहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कम से कम वो भी इस बहाने हो जाएगा, क्योंकि अगर काला धन नहीं होगा तो इस प्रकार की चीजें नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट बेनिफिट है इसका। क्योंकि इलेक्शन में जिस तरह से पैसे का चलन बढ़ा है वो काला पैसा है। सारी राजनीतिक दल उसका प्रयोग करते हैं और जो प्रत्याशी और उनके समर्थक है उसको जानते हैं, और बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा होता है। एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अगर 3-4 करोड़ रुपए लगते हैं, और अगर बड़ी विधानसभा हुई प्रेस्टिजियस तो 5 करोड़ से ज्यादा लगता है। तो नगर पालिका की सीटें लड़ने के लिए 25 लाख और से लेकर 50 लाख तक की रकम लगती है एक वार्ड के लिए। तो ये पैसा तो ब्लैक मनी ही है। ये व्हाइट मनी तो उसमें बहुत कम है, जो सफेद जो चंदे के रूप में आता है उसकी मात्रा। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका इम्पैक्ट अभी ही तुरंत दिखाई देगा कुछ जो 5 राज्यों में चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से सिस्टम में जैसे अनअकाउंटेड मनी गुप्ता जी कह रहे हैं, रियल एस्टेट का मनी है, तो अभी जिस तरह से लावारिस पड़ी मुद्रा मिल रही है देश भर में, वो करोड़ों रुपए पहुंच गए, 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। जो शास्त्री है और दूसरे लोग हैं वो जानते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा की मुद्रा अनअकाउंटेड पड़ी हुई है। 3 लाख करोड़ तो वैसे ही सिस्टम से चली जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। तो मेरा मानना है कि ये पूरी अर्थव्यवस्था में, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है जो कई क्षेत्रों में होने वाले हैं। और कई क्षेत्रों में, जैसे चुनाव सुधार का आर्थिक सुधारों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चुनाव सुधार में भी अगर इनका रोल होता है तो लॉन्ग टर्म में होता है, तो निश्चित रूप से ये जिसको आप कहते हैं कि ये दोधारी नहीं बहुधारी तलवार है जो कई जगह वार कर रही है। एडीआर की एक रिपोर्ट है, एडीआर जनता के लिए बता दूं कि एडीआर एक संस्था है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में जानकारी देती है। वो ये उसकी रिपोर्ट कहती है कि बीते समय में जो राजनीतिक दल है उनकी जो आय है वो लगभग 151% तक बढ़ गई है, लेकिन लगभग 90% ऐसा जिसके बारे में वो स्रोत बताते नहीं है। क्या इस प्रकार की चीजें भी खत्म होंगी? पार्टियों को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, जब ब्लैक मनी यानी जो अनअकाउंटेड मनी है वो जनरेट नहीं होगी, माने ब्लैक मनी का अर्थ, जैसा जयंत तो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ब्लैक मनी, आप व्हाइट मनी को भी ब्लैक बना सकते हैं। बैंकिंग के लोग जानते हैं कि वो कैसे व्हाइट ब्लैक हो जाती है, तो वो तो उसके उपयोग पर निर्भर करता है। तो ये जो अनअकाउंटेड मनी है, जब इसका स्रोत बंद हो जाएगा या उस पे एक माने कुछ कड़ा प्रहार होगा, तो उससे निकासी भी कम हो जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी। मैं नहीं मानता कि अनअकाउंटेड मनी का जनरेशन बंद हो जाएगा, उत्पादन उसका बंद हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य का लालच जब तक है तो ये चलना है, भ्रष्टाचार चलना है, काला धन बनना, लेकिन नियमों का असर तो पड़ेगा। लेकिन असर पड़ेगा। और जो डेवलप कंट्रीज में जिस तरह से हुआ है कि आपको भ्रष्टाचार बहुत ऊपर के लेवल पर दिखाई देता है, नीचे सिस्टम में नहीं दिखता, वैसी स्थिति पर हम पहुंच सकते हैं। जी सुबोध जी, आपको लगता है क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ रहे हैं, आपको ज्यादा अनुभव उस सारी चीजों को लेके, क्या वो बैंकिंग सेक्टर में कहां पे वो गुंजाइशें रहती थी जहां पे लोग इस प्रकार के कामों को बढ़ावा दे पाते थे? क्या वो चीजें अब मजबूत की गई हैं जिससे इस प्रकार की गतिविधियों पे लगाम लगी है? क्या जैसे लॉकर्स जैसे चीजों के बारे में लोग कहा जा रहा है कि अब सबसे ज्यादा लोग वहीं भाग रहे हैं कि आखिर कैसे मौका मिले खोले और बिना सीसीटीवी की निगरानी से अपना सामान निकाल लें? आपकी अपनी समझ इस फैसले को लेके? देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करूंगा कि हम बात करते हैं ब्लैक मनी व्हाइट मनी की। बेसिकली व्हाइट मनी क्या है कि हमने जो ईमानदारी से कमाया और ईमानदारी से उस पर टैक्स दिया, तो मेरी व्हाइट मनी है। अगर मैंने कमाया ईमानदारी से और उस पर टैक्स नहीं दिया
वो मेरी मनी ब्लैक मनी हो गई। और एक होती डर्टी मनी। डर्टी मनी, मैंने एक्सटॉर्शन से पैसा कमाया, मैंने ड्रग बेच करके पैसा कमाया, गलत काम करके पैसा कमाया। ये जो निर्णय है वो इन दोनों के ऊपर असर डाल रहा है। इसमें डर्टी मनी तो आप समझिए कि बिल्कुल खत्म हो गई हाल फिलहाल के लिए, और जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर भारी असर पड़ा है, जैसा जयंत जी ने भी बताया। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, ये डेफिनेट है। रहा सवाल बैंकिंग व्यवस्था का, जी, बैंकिंग व्यवस्था का तो इस सारी चीज में पूरा लेना देना सीधा है, क्योंकि हम जितना कैश है आज उसको बांटने का काम बैंकों के ऊपर है, और दिन रात लग करके जो है हम उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और देश के हित में लिया है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज ये है कि अगर आप इसको सीक्वेंशली देखें तो सरकार तो इस ओर पहले से अग्रसर थी और ये उसी दिशा में कार्य हो रहे थे। चाहे वो जनधन में सबके खाते, हर परिवार का एक खाता अवश्य है। तो ये इस निर्णय के साथ ये भी कहा गया है कि आपका अगर खाता नहीं है तो आप परिवार के सदस्य के खाते में पैसा उसकी कंसेंट लेके जमा कर सकते हैं। तो ये पैसा खाते में जाना है और उसके लिए व्यवस्था है। तेरी सरकार की तैयारी उस समय से थी जब वो जनधन का अकाउंट खुलवाने की सोच रही थी। जी हाँ, और उसके अलावा एक और है, आपके पेमेंट बैंक के लाइसेंस दिए गए। अब पेमेंट बैंक कौन है? पेटीएम है, एयरटेल मनी है। क्या करते हैं वो? आज आप एडवर्टीजमेंट रोज देखते हैं, पेटीएम करो जी। तो क्या हो रहा है, वो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो, छोटे छोटे पेमेंट हो रहे हैं, दूध का, सब्जी का, टैक्सी का। तो अगर ये सारी पेमेंट बैंक्स एस्टेब्लिश हो गई होती अभी तक और पूर्ण रूप से कार्य कर रही होती, तो आप ये मान के चलिए कि जो हाहाकार हमें नजर आ रहा है ना, ये इसका मुझे 5% भी नजर नहीं आता। हाँ, तो अगर अब उस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जब बढ़ेंगे, हाँ, ये जो है, जो कार्य शुरू हुआ है, इसमें वी आर मूविंग फ्रॉम कैश इकोनॉमी टू लेस कैश इकोनॉमी जी, टू द कैशलेस इकोनॉमी। बिल्कुल, ये एक बड़ा एक बदलाव कहीं ना कहीं हमको हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए तमाम जो भी कर्मचारी, अधिकारी लोग हैं, इस समय कोई दो राय नहीं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हर कोई उनको एक भारतीय होने के नाते सलूट करता है, हम भी सलूट करते हैं। फिलहाल इस बात के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जानेंगे तमाम जो ऑडियंस हमारे साथ जनता बैठी हुई है, उनके मन में आखिर किस प्रकार की बातें, राय और सुझाव है इस फैसले को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, I'm sure they'll help. हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। At least we should try. आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घनसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है।
KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में और आज हम बात कर रहे हैं सरकार का जो बड़े नोटों 500 और 1000 के नोट को बंद करने का जो फैसला था, वो आखिर क्या वो बड़ी वजहें थी, क्या वो बड़े कारण थे कि इस फैसले को सरकार को लेना पड़ा, जो सामान्यतः कहीं भी दुनिया में देखने को बहुत कम मिलता है। तमाम जनता हमारे साथ बैठी, उनसे पूछेंगे। कौन पूछेगा सवाल, आप बताइए जी, पूछिए। मेरा मानना है कि जो मोदी सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल सही फैसला है और हमको ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था। हमको इंटेंजिबल मनी की ओर रुख करना चाहिए। इससे हमको ये डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे हमारी इकोनॉमी और सुधरेगी। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम। कुछ और सवाल लेते हैं जी, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे पास हमने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, बट जो ब्लैक मनी गोल्ड या फिर लैंड या फिर रियल एस्टेट के फॉर्म में है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हरमित, आप जवाब देना पसंद करेंगे? रियल एस्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल वहीं से आते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे बोला कि अगर आप मेरे से पूछे, जबकि मैं रियल एस्टेट में हूँ, बट मैं बहुत काफी सालों से एडवोकेट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए। जिस तरीके से धंधा चल रहा है वो नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बोली। ब्लैक मनी जो कैश में है, जो आज मेरा अपना मानना है एटलीस्ट 10 टाइम तो सिर्फ उसका रियल एस्टेट में है। तो बिनामी प्रॉपर्टी तो मैं बोलूँ तो मैं तो बोलूँगा प्रधानमंत्री से कल कर दीजिए, क्योंकि सारा पैसा तो रियल एस्टेट में लगा हुआ है। तो अगर आपको एक्चुअली बैकबोन तोड़नी है करप्ट की और ब्लैक मनी की, तो आपको बिनामी प्रॉपर्टी के बिल की एग्जीक्यूशन ASAP करना चाहिए। वाइल ये चल रहा है, ये करना चाहिए। वो उससे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाएंगे। जो मैंने पहले बात बोली, जिस तरीके का धंधा चल रहा है, उस पर लगाम लगेगी, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आएंगे और ट्रांसपेरेंसी। कुछ और सवाल लेते हैं जी, पूछिए। सर मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि रियल एस्टेट के बारे में बोला जा रहा है कि 20% 25% आपका रेट कम होगा, लेकिन जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं ग्राउंड जीरो पे यदि हम जाते हैं, बिल्डर्स या उनके चैनल पार्टनर्स जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अप फ्रंट कोई रेट कम नहीं होगा, क्योंकि जो रेट है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से लेके आपका लैंड कॉस्ट से लेके अप्रूवल से लेके वो सेम आ रहा है, इससे कम नहीं होगा। पिछले 4 साल से 2013 से जो रेट एप्रिशिएट नहीं हुए थे, तो यदि हम 8% के हिसाब से माने 4 साल, तो लगभग 40-38% माइनस वैसे ही हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये था, क्या इसका रेट कम होगा या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम होगा? इसकी रेट पे क्या असर पड़ेगा? कुछ और सवाल इधर से जी, मैं आता हूँ अभी आपके पास, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है बैंकिंग रिलेटेड। तो एक्चुअली अभी जो कैश एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है, तो कोई और तरीका है कि उस कैश एक्सचेंज प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए, ताकि एक आदमी जब लाइन में लगते हैं तो उसको 4 या 5-6 घंटा लग जाता है कैश एक्सचेंज कराने में।
तो वो दिक्कत कैसे कम होगी? और सवाल जी पूछिए। बिल्कुल सुझाव दीजिए, आपका सुझाव शिरोधार्य है। मैं दो बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक इसके तत्कालिक परिणाम और भविष्य में इसके क्या असर होने वाले हैं। सर तत्कालिक में ये हम देख रहे हैं सर कि पूरी देश कतार में लगी हुई है और उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। हम देखते हैं सर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बैंक में मैनेजमेंट होता है, होम लोन कार लोन की बात आती है तो वे रेड कार्पेट ये बिछा देते हैं। तो आज वे वो सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उन्हें टोकन या वैसी सुविधा मिल जाए ताकि वे लाइन में खड़े ना हो, या फिर जो पंचायती राज के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके जो लीडर्स हैं वे उन्हें सही सुविधा मुहैया कराएं। और साथ में मैं भविष्य में कहना चाह रहा हूं सर कि इससे क्या होने वाले हैं, ब्लैक मनी जनधन के खाते में हो सकता है कि उसमें चला जाए। तो सरकार को ये करना चाहिए कि लिमिट की 10,000 से ज्यादा जनधन खातों में पैसे ना जाए और ये सर सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव बड़ा तैयारी करके आया। माइक तो छोड़ दीजिए, कुछ आगे से जवाब ले लेते हैं। सुबोध जी, आपको लगता है कि तमाम बातें इन्होंने कही हैं कि आखिर किस तरीके से लोग लाइन में लगे हैं तो दिक्कतें हो रही, उसको कैसे ईज आउट करने की कोशिश हो रही है, और जनधन जैसा खातों कैसे आप गलत इस्तेमाल ना होने पाए कैसे करें? एक पल इसका ले लेते फिर देखिए ऐसा है कि इसमें एक बड़ी सीधी सी बात यह है कि आपको लाइन में खड़े होने को कहा किसने बदलने के लिए? वो 4 नोट के लिए था कि भाई बदल लीजिए आप जाकर के। आपको खाते में जमा कराने के लिए कोई लिमिट नहीं कही है। ये जो परेशानी आपकी है वो थोड़े दिन की इसलिए है कि अभी हमारी एटीएम को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। एटीएम में अंदर कैसेट्स होती हैं, उसके अंदर अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट रखे होते हैं। तो जहां से आपका पुराना 1000 का नोट या 500 का नोट निकलता था उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जैसे ही वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो आपको ये पेमेंट एटीएम से मिलने लगेंगे और देश में लाखों एटीएम है, तो आपकी जो पहली चीज वहां लाइन लगाने की वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कल जो सरकार ने निर्णय लिया कि 4,500 की जगह 2,000 बदलेंगे, तो मैंने देखा आज हमारे पास लाइनें आधे से भी छोटी थी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आने वाले समय में जो हमें भुगतान की व्यवस्था करनी है वो ऐसी करनी है जिसमें आप जब चाहे, जहां चाहे, जिसके खाते में चाहे पैसे को ट्रांसफर कर सके। तो अभी एक व्यवस्था आई है एनपीसीआई की तरफ से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसमें आप मोबाइल से P2P मतलब पर्सन टू पर्सन किसी भी बैंक के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप किसको पैसा भेजना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी सर इसमें काफी कुछ चाहिए। कुछ और सवाल इधर से बड़ा तेजी से हाथ उठाए, पूछिए सर। अब जैसे अब जिनके पास काला धन है तो उनका मनी एक्सचेंज कराने की कोशिश में लगे हुए हैं वो लोग, तो उसमें कमीशन बेसिस पे अब लोग आ गए कि जी हम 27% 30% पे आपका इतना पैसा चेंज करवा देंगे। जानकारी वाली मिली कहां से ये वाली? सर बहुत लोग हैं जिनके मतलब अब जैसे मैं अपनी जैसे बात करूं तो फैमिली प्रॉपर ईमानदारी वाइट मनी, तो लोग आते हैं कि आपको हम इतना दे देते हैं तो अपने बैंक अकाउंट्स में डलवा के बाद में दे देना, या कोई आपका जानकार जिससे इतनी कमीशन पे कमीशनबाजी चल रही है। तो इस पे कैसे रोक लग सकती है? इस पे क्या सरकार का कुछ है? आपका सवाल? मेरा सवाल ये है सर, हमारा देश 65 to 70% एग्रीकल्चर देश है। तो जैसे कि अब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रात को 8 बजे बोलते हैं कि यार आज से 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे, कल के लिए पेपर है, कल से वो पेपर है। तो कोई भी किसान या जो भी इलिटरेट आदमी है वो सोचेगा यार मेरे पास तो यार इतने सारे पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो सुबह फिर लाइन में नहीं लगता। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से फॉर दी बैकवर्ड एरिया, फॉर दी रूरल एरिया ऑफ द कंट्री देयर शुड बी सम मेजर्स टू बी टेकन। जी कुछ और सवाल फिर उसका जवाब लेते हैं। जी पूछिए सर। मैंने पूछना था, जैसे सर बता रहे हैं कि कैशलेस फैसिलिटी हम अपने देश में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जो छोटे लोग हैं जैसा इन्होंने बोला, जैसे एग्रीकल्चर में जो एंगेज्ड हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, वो उनके पास अभी तक कैशलेस फैसिलिटी उतनी पहुंची नहीं है। तो उनके लिए हाल फिलहाल के दिनों में हम क्या करना चाहिए आप लोगों को? जी जय, तो आपको लगता है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के अगर भेद करके देखा जाए तो किस तरीके से इस प्रकार की समस्याएं, उसके समाधान और इस फैसले के बाद के हालात को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए 80% जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैश पे डिपेंड करता है, 80%। तो जो बोल रहे हैं वो सही है। ग्रामीण इलाके में खास तौर से इसकी असर पड़ी है क्योंकि पूरी जो रूरल इकोनॉमी है बेस्ड ऑन कैश है। आप जब बेचते हैं, किसान जब बेचता है आड़तिया के पास तो कैश में बेचता है, या अगर किसान शहर में या छोटे कस्बे में आके बेचता है अपना सब्जी या अनाज तो भी वो कैश के लिए ही बेचता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, शहर में भी अगर आप देखें बहुत बड़ा एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो टोटली कैश बेस्ड है। नाई अपना पड़ोस के नाई को देख लीजिए, कोई भी सब्जी बेचने वाला को देख लीजिए, सारा कैश बेस्ड है और सबसे ज्यादा मार इन्हीं को पड़ा है। अब इनको किस तरह से आप इनको हेल्प कर पाएंगे, उसके लिए आपको डिजाइन करने पड़ेगा। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। 78 के बाद हमने कभी नहीं किया, और 78 में जब 1000 रुपया हमने डिमोनेटाइज किया था वो बहुत कम लोगों के पास था। आज की तारीख में 500 और 1000
1000 छोड़ दिए, 500 तो हर एक के पास था। तो इसके लिए लर्निंग कर्व है, मेरे ख्याल से सरकार सीख रही है, आए के दिनों में कुछ ना कुछ कदम लाए। कुछ और सवाल जी पूछिए। सर, जो 500 और 1000 के नोट अभी जो एक हिंदुस्तानी बैंक में जमा करता है उसे अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन सर जो राजनीतिक दल है उनकी जो मोस्ट फंडिंग होती है 85% वो होती है 20,000 से कम वाली, तो सर उसका कोई हिसाब किताब या पैन कार्ड उन्हें दिखाना नहीं पड़ता, तो सर इस पे क्या? ठीक, कोई और सवाल जी पूछिए। सर, जो अमाउंट जो स्विस बैंक में रखे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और हमारी जो कंट्री जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है वो किस टाइप से ब्लैक मनी के जनरेशन और एक्सचेंज में रोकेगी? इसका तो एक्सपर्ट मैं हूं, वो तो पैसा अब कागजी हो गया जो स्विस में रखा है। जी पूछिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने जैसा बोला था कि उन्हें 50 दिन चाहिए, तो वो 50 दिन किस चीज के लिए मांग रहे हैं? क्योंकि 8 दिन में देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है और बाकी वो 50 दिन मांग रहे हैं, तो 50 दिन में क्या इसका सुझाव जाएगा या क्या इसके परिणाम होंगे? क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जगदीश, आपको लगता है कि इस प्रकार के सवाल को लेकर जो जनता के मन में शंकाएं हैं, क्या वो बड़े जवाब आपको समझ में आते हैं जो इस प्रकार की शंकाओं को समाधान करते दिखते हैं? देखिए, स्विस बैंकों का जो मतलब बहुत लोगों को लगता है स्विस बैंक में अभी भी भरा हुआ है, और जन तो बताएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है, सब पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, और वापस जितना आना था उतना आ चुका, जो नहीं आना है वो नहीं आएगा बाहर इन्वेस्टरों का। तो राजनीतिक दल प्रचार करते हैं और बहुत सामान्य लोगों के लिए बड़ी आसानी से विश्वास करना बहुत सरल बात है, कोई उसमें अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो भी अनअकाउंटेड टैक्स जिस पर नहीं दिया गया, ऐसा पैसा ज्यादातर देश में है और उस पर सबसे ज्यादा लगाम लगाने की जरूरत है, जो इस कदम से लगने वाली है। उसका 3/4 तो बंद होने वाला हिसाब है, बाद में कभी बनेगा तो बनेगा, लेकिन फिर तब कोई सरकार उपाय करेगी, लेकिन अभी बंद होने वाला है। ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से जी पूछिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। So the new currency, the 2,000 rupees and 500 rupees currency, do you think any security features will be there so that any fake currency will be printed in that? Because ISI and if you're involving with the foreign agencies, even they can produce the similar currencies in that regard also. बिल्कुल, ये अपने आप में चिंता का विषय, जरूर सवाल लेंगे, ये वाला पूछिए। सर, जितना बड़ा नोट उतनी कमजोर अर्थव्यवस्था। हम पहले 1000 का नोट लेके जाते थे, 1000 खर्चते थे, अब 2000 का लेकर जाएंगे, 2000 खर्चेंगे, और वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा क्योंकि शेडो इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी बंद हो गया है, डिमांड बढ़ेगा, तो फिर इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? जी, बड़ा पढ़ाई के साथ सवाल आपने पूछा है। सर, मेरा सवाल टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो उसके बाद मनी सर्कुलेशन में आएगा, तो फिर टेरर फंडिंग को रोकने के लिए और क्या इफेक्टिव स्टेप लिए जा सकते हैं जी भविष्य में? सर, आपको लगता है कि टेरर फंडिंग का भी अपने आप में समय, और दूसरी चीज ये कि सुरक्षा, जो नया नोट हम लेके आए हैं, हालांकि वो बैंकिंग, आरबीआई जैसे एक्सपर्ट लोग बता पाएंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग ना होने पाए, उसको लेकर भी आपको लगता है कि आने वाले समय में किस प्रकार का असर देखते हैं इस पर? देखिए, जहाँ तक अगर आप सोचते हैं कि टेरर फंडिंग अगर रुक गई है और उससे टेररिज्म नहीं होगी, ये तो गलत सोचते हैं। टेररिज्म जरूर कम होगा और मुश्किल होगा इनके लिए, और ये जो अभी नए जो नोट्स आए हैं इनको फेक करना भी इतना आसान नहीं होगा जी, इसके अलग चैलेंजेस हैं, और ये मतलब काफी हाईटेक करेंसी नोट्स आ रहे हैं, इसमें अपने चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं जी, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे बता रहे थे कि कॉटेज इंडस्ट्री भी है और आईएसए भी करती है, उनकी और मुश्किल हो जाएगा। जो टेरर की फंडिंग है वो जरूर ब्लॉक हुई है और बहुत मुश्किल हो जाएगी। जल्दी से नोट में एक बात और है कि ये पहली बार है कि नोटों के लिए जो कागज इस्तेमाल हुआ है वो भारत में बना कागज इस्तेमाल हुआ है, होशंगाबाद के मिलों में बना कागज है, इसको कॉपी करना दूसरे देशों के लिए अभी फिलहाल संभव नहीं। मेक इन इंडिया कागज है, मेक इन इंडिया के तहत हाई सिक्योरिटी नोट है ये। जी बिल्कुल, पूछिए सर। हायर डिनोमिनेशन के नोट इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने से ब्लैक मनी कैसे कम होगा? अब ये जो निर्णय लिया है इससे अब तक का मनी बाहर गया है, पर इसके आगे भी करप्शन होगा, टैक्स इवेजन होगा, तो जीएसटी एक टैक्स इवेजन के लिए निर्णय लिया है, तो इससे और ज्यादा कम करने के लिए और निर्णय क्या ले सकता है? जी, कोई और सवाल पूछना चाहते जल्दी से? जी पूछिए। अमेरिका जैसे देशों में जो मैक्सिमम करेंसी है वो 100 की है, पर इंडिया में इतनी ज़्यादा करेंसी, सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर 1 लाख का काला धन है तो उसके लिए मुझे 10,000 के कितने 100 नोट चाहिए, अगर 100 के नोट चाहिए तो उतनी ज़्यादा एरिया वो कवर करेगा। तो अगर हम मैक्सिमम जो हाईएस्ट करेंसी उसको ही कम कर देंगे
तो फिर ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा उसमें। जी, तो बिल्कुल अपने आप में जनता के बीच में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी हम लेंगे अभी अपने एक्सपर्ट से, लेकिन एक बात मोटे तौर पे तय नजर आ रही है कि जो ये फैसला हुआ है उसके तमाम कारण क्या थे, उससे किस प्रकार के असर हो रहे हैं, उसकी एक जागरूकता जनता में साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये तमाम जो सवाल जनता से निकल के आए उस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट की राय। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया, मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज हम बात कर रहे हैं कि विमुद्रीकरण के मोदी सरकार के फैसले की आखिर वजह क्या थी, किस प्रकार से इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था से साथ साथ तमाम प्रकार की चीजों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। खास पैमाना हमारे साथ लगातार बना हुआ। सुबोध जी, आपको लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाने से जो एक लंबे समय से कोशिश की जा रही थी, कम से कम बात करने के आधार पर साहब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, अब इस कदम के बाद से लोगों के माइंड सेट में भी एक बड़ा बदलाव आएगा, क्यों ना आगे बढ़ा जाए?
देखिए, जितनी समस्या अभी लोगों ने झेली है इन दिनों में, तो वो ये ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती है। तो वो जो दिमाग में प्रश्न अभी आया है, वो लोगों को ऑटोमेटिकली उस ओर ले जाएगा कि जहां वो देखते हैं कि उन्हें कैश ले जाने की जरूरत नहीं हो। आप देखिए, आप कैश ले जाते हैं तो आपका रिस्क आप साथ ले जा रहे हैं, खो सकता है, चोरी हो सकता है, डाका पड़ सकता है। पर अगर आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिकली मूव कर रहा है तो उसके ऊपर डाका डालने के लिए फिर वो साइबर क्राइम वाली बात आती है। उसके अलावा और तो किसी तरीके से वो छीन नहीं सकता आपसे, और उसमें अगर सिक्योरिटी बिल्ट इन है तो वो भी संभव नहीं है जी। तो ये हम हायर एंड की साइबर सिक्योरिटी की तरफ अभी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें घुसना जो है आसान नहीं होगा, और कोशिश जो है ये को ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि किसने किसको पैसा दिया उसका हिसाब होगा। तो देश में एक अच्छी व्यवस्था आएगी, साफ सुथरी व्यवस्था आएगी, और देश के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेगी। जी जगदीश, आपको लगता है क्या वो बड़े बदलाव आने वाले दिनों में हम देखने को मिले? क्योंकि अभी तो हम लाइन की ही चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, उस बड़े बदलाव की आहट को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। नहीं, मैं सुबोध जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें एक तो पारदर्शिता आएगी लेन देन में, कौन कौन किसको दे रहा है और किसने कहां से वो पैसा पाया है, हासिल किया है, वो सामने आएगा। फिर यह है कि इसके बाद, चूंकि ये कोई अकेला कदम नहीं है, इसके बाद सरकार, जैसे कि प्रधानमंत्री संकेत दे चुके, बेनामी संपत्ति का अब हिसाब करेंगे, इसके साथ इसके बाद कई कदम सरकार उठाने वाली है और उठा सकती है, और उसमें से कुछ कदम कड़े भी हो सकते हैं। तो उससे जो मेरा मानना यह है कि ये जो नासूर है काले धन का और भ्रष्टाचार का, ये अभी उसकी एक तरह से एक सर्जरी हो रही है। अभी सर्जरी की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ये जख्म भरा जाएगा, और उसके बाद फिर कोई वो जो अंग है जिसमें ये जख्म हुआ है, वो उसमें मजबूती आएगी। तो ये लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दर्द सबको झेलना पड़ेगा। शायद इसीलिए 50 दिन का वक्त भी मांगा प्रधानमंत्री मोदी ने। महेश जी, आपको लगता है कि जिस बात का एक सवाल भी आया था कि साहब इस वक्त कहे अनकहे एक बात की बहुत चर्चा है कि साहब कमीशन खोरी बहुत चल रही है, क्या इस प्रकार की चीजों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी बात की जाए कि साहब उनके पास बहुत पैसा था, वो भी इस प्रकार की कोशिशों में लगे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नेचुरल बात है कि जिसके पास पैसा था वो पैसा उसने किस तरीके से कमाया, मेहनत से कमाया, या उसके पास पैसा करप्शन से आया, या उसके पास पैसा ड्रग का पैसा आया। जिसने मेहनत से पैसा कमाया, चाहे उसने 2 नंबर का पैसा कमाया, उस पर टैक्स नहीं दिया, वो पूरी कोशिश करेगा वो पैसा उसके सिस्टम में आ जाए। अब वो जहाँ पे भी लूप होल होगा वो वहाँ कोशिश करेगा। वो लोगों को लाइन में लगा रहे थे, 4,500 हजार रुपये ले जाओ, मेरे को पैसा ले आओ, वो भी उनको पैसा दे रहे थे, 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, लाइन में खड़े हो जाओ, पैसा ले आओ। कुछ पैसा अभी गाँवों में जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये मेरा ऐसा अनुमान है। किसान को कोई नहीं पूछ सकता आपने 1 लाख रुपया क्यों जमा किया, उनसे कुछ पैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो हर कोशिश करेगा कि पैसे को मिट्टी में ना मिला के किसी तरीके से कन्वर्ट कर लें। उसको एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है ये। लेकिन वो पैसा क्या होगा? वो पैसा हमारे सिस्टम में आएगा। अगर बैंक में जाएगा, बैंक में जाने के बाद भी वो किसी की इल गॉटन मनी थी, बट वो उस आदमी के पास बैंक में आ गई, तो वो पैसा सर्कुलेशन में आने से बैंकों की स्थिति अच्छी होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इंटरेस्ट के कम होने से इकोनॉमी अच्छी चलेगी। वो पैसा एक आदमी के होल्ड ना करने से पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा, गरीबों को पैसा मिल गया, ना उसको उस तरीके से कहता हूँ, तो वो भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिला अपने को। और गवर्नमेंट को टैक्स ना मिले आज की तारीख में उसका, बट फ्यूचर में वो जब पैसे से कमाई होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उसमें उसको टैक्स मिलेगा। तो मल्टीपल इफेक्ट एक तरीके से पॉजिटिव पड़ता नजर आएगा, पड़ेगा उससे क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी अंदर। जी हरमित, यही बात जो सर महेश जी ने कही है कि पैसा जो बैंकों में नहीं था बैंकों में जाएगा, बैंकों की स्थिति सुधरेगी तो कम से कम सस्ते लोन वो दे सकने की स्थिति में होंगे, बिल्डर्स को भी, बायर्स को भी। आप अपने रियल एस्टेट सेक्टर से किस तरीके से बड़े बदलाव को आने वाले समय में देखते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक हमें जो सर ने बोला कि हम लोग, एक तो प्रॉब्लम क्या थी, हिंदुस्तान में सारे नुक्कड़ सब रियल एस्टेट ही कर रहे थे। तो मतलब मैं 20 साल से इसी धंधे में, मेरे को लगता था कि मैं जिस तरफ अपनी शक्ल मोड़ूं सारे रियल एस्टेट वाले थे, तो मेन लाइन धंधा ही बंद हो गया था। तो अगर आपने मेक इन इंडिया करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देना है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रियल एस्टेट बंद करना पड़ेगा ना। बैंक्स भी प्रेफर कर रही थी कोलैटरल्स के अगेंस्ट, कोलैटरल्स हाईली इन्फ्लेटेड थी, सर्कल रेट पे तो कोई कोलैटरल बैंक कौन दे रहा था, तो मार्केट रेट पे दे रहे थे। तो मार्केट रेट का मतलब ब्लैक मनी हो गया, तो आपने बैंक से लिया पैसा, उसके बाद गायब कर दिया कंपनी से। यही काम होता रहा, वो प्रॉपर्टी में लग गया। तो इतने सारे आज दिल्ली के अंदर लोग हैं जिनके 40 साल पुरानी कंपनियां थी, वो बंद हो गई, वो रियल एस्टेट कर रहे थे, वो आराम से पैसा कमा रहे थे, वो बंद हो गया। तो एटलीस्ट आज क्या हो रहा है कि जो मैं बार बार बोलता हूं कि
स्ट्रक्चरल चेंज और एक पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होगा इंडिया में, जो मैं मानता हूं, मैं वो मानना चाहूंगा कि बियॉन्ड एवरीथिंग आप पुश होंगे बाकी इकोनॉमी में जाने के लिए, आप डिजिटल के बारे में सोचेंगे, आप रोड बनाने के बारे में सोचेंगे, सिर्फ ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाना, घर बनाना एक पहलू है इकोनॉमी का, वो अकेला ही पहलू नहीं है। ये मैं खुद कह रहा हूं, जबकि मैं रियल एस्टेट में हूं जी, क्योंकि अगर 100 बंदे मार्केट में और सारे ही रियल एस्टेट करेंगे तो कोई बाकी धंधा कैसे चलाएगा? तो प्रॉब्लम वहीं आ रही थी। बट ब्याज दर अगर कम हो रहे हैं, ब्याज दर कम होना बड़ा जरूरी है, बैंक के पास जाना जरूरी है कि हम एनबीएफसी के पास जा रहे हैं, हम पी फंड्स के पास जा रहे हैं, कोई 25% दे रहा है, कोई 18% दे रहा है, तो रोड को बढ़ती कहीं ना कहीं नजर आप तो 18-20% पे आप रोड, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट तो बना नहीं सकते ना, आपको कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट वो चाहिए, चाहे वो आप होम लोन ही ले लीजिए। हाँ, तो वो कम से कम उस दिशा में बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, आपको लगता है कि अगर इस प्रकार की टेरर फंडिंग जैसी चीजें रुकेंगी, जो पैसे से चलने वाला आतंक था, तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ने का एक रास्ता भी दिखाई पड़ेगा? अगर वो मेन स्ट्रीम में चीजें बढ़ती नजर आएंगी तो हमारी जो बहुत बड़ा पैसा अर्थव्यवस्था का इस प्रकार की चीजों को कंट्रोल करने में खर्च होता था, हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं और इस्तेमाल हो पाएगा? बिल्कुल, जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सारी बोलते हैं उसको, वो कम हो जाएगा अभी, क्योंकि टेररिज्म कम होगी, पैसा ही नहीं है, पैसा तो टेररिज्म को ड्राइव कर रहा था, ब्लैक मनी, तो उससे हमारे जो एक्सपेंडिचर है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, वो भी डिफेंस में बात नहीं कर रहा, वो अलग है, जो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड है ना, वो जरूर कम हो जाएगा, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा जरूर। बिल्कुल, उसका फायदा भी नजर आए। तो आपको लगता है एक फाइनल कमेंट की क्या कुछ एक ऐसा एजम्पशन या कुछ कहा जाए, कुछ काउंटिंग की गई है कि साहब इस प्रकार के फैसले से कितना ज्यादा और रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है, उससे कितना फिस्कल डेफिसिट पे हमको फायदा मिल सकता है? टैक्स कलेक्शन को लेके हम बहुत ज्यादा चिंता करते रहते थे, हमारा टैक्स कलेक्शन का जो नेट है बहुत छोटा है और मुश्किल 3% के आसपास जनता देती है, उसमें भी इजाफा, आप बड़े बदलाव के तरीके से कैसे देखते हैं इस पूरे कदम को? देखिए, जो साहब बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो अपने काले धन है उसको सफेद करेंगे इस वक्त, उसमें से एक प्रक्रिया है कि आप इसे कैश इनकम फॉर द ईयर 2016-17 डिक्लेयर करें और उसमें एडवांस टैक्स दे दे। तो ये करेंगे, बहुत सारी कंपनियां करेंगी, इसी तरह से वो अपना पैसा बाहर ले आएगी, तो उस पर 30% सीधा सीधा टैक्स सरकार को मिल जाएगी, तो जो टैक्स मिलना नहीं था वो टैक्स मिल जाएगा। पर दूसरा एक चीज ये है कि क्योंकि आपने इनफॉर्मल सेक्टर को चोट पहुंचाई थोड़ी देर के लिए, 50 दिन पकड़ लीजिए, 60 दिन पकड़ लीजिए, उसमें एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन, ग्रोथ का कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ग्रोथ का घटती रहेगी जरूर। ये आप मान के चलिए कि आप फिलहाल के लिए, ये शॉर्ट टर्म होगा, पर ये पेन के अंदर आपका जो दर्द है, उस दर्द के अंदर ये भी रहेगा। बिल्कुल, तो एक तरीके से कुछ तात्कालिक दर्द तो जरूर है, चाहे वो उस 50 दिन के मोहलत की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिहाज से बात हो, जहां पे पैसे की कमी से तात्कालिक कुछ दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़े सुखदायी अनुभव की बात की जाए जाने वाले समय के लिहाज से, तो पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा, हिंदुस्तान को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हर आम खास को भी वो फायदा मिलता नजर आएगा। तो आज चर्चा में हम बात यही कर रहे थे कि आखिर विमुद्रीकरण का इतना बड़ा फैसला लेने की बड़ी वजह क्या थी, जानने समझने की कोशिश की, एक्सपर्ट ने अपनी बात रखी है, जनता ने अपने सुझाव रखे। तो आज चर्चा में बस इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।